नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। पश्चिम बंगाल में इलीगल्स के ऊपर तो आफत टूटी ही है और अब मदरसों के ऊपर भी आफत टूट पड़ी है। मदरसों के ऊपर आफत क्यों टूटी है? मदरसों के ऊपर आफत इसलिए टूटी है क्योंकि सरकार के पास इंटेलिजेंस एजेंसी के माध्यम से, विशेषकर जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से, उनके पास ये रिपोर्ट आई है कि मदरसे, पश्चिम बंगाल के मदरसे जो है वो पश्चिम बंगाल के मदरसे वो पूरी तरह से अनरेगुलेटेड है और जितने रिकग्नाइज मदरसे हैं उससे 10 गुने अनरिकग्नाइज मदरसे हैं। इनकी फंडिंग होती है डूबियस सोर्सेस से। कहाँ से इनकी फंडिंग होती है? कहाँ से इनको बताया जाता है कि क्या पढ़ाना है? किस तरह से ये बच्चों को रेडिकलाइज करते हैं और किस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो केवल जिहादी बनाने के लिए उपयुक्त हो गया है और इससे पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, उससे आप कतई ये आशा नहीं कर सकते कि वो देश के प्रति वफादार रहेगा। देश के प्रति उसकी निष्ठा जो है वो शून्य प्राय रहेगी। तो इसलिए शुभेंदु अधिकारी जी ने सीधे सीधे काम ये किया है। वैसे तो दो एक और भी डिसीजन है, उनकी बात बाद में करूँगा, लेकिन सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि हर मदरसे का, हर अनरिकग्नाइज मदरसे का सर्वे किया जाएगा। सर्वे करने के साथ साथ उसका ऑडिट किया जाएगा और जानते हैं क्या होगा? ऑडिट करने के साथ साथ एक अनलिखित, अनरिटन इंस्ट्रक्शन ये भी है कि इनके यहाँ अवैध हथियारों की तलाश करो। ये लोग अवैध हथियार रखते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं और ये अवैध हथियार जो है वो समय समय पर जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं इनमें, और ख़ास तौर से जब कोई दंगे इत्यादि होते हैं तो वो सप्लाई किए जाते हैं मदरसों से। मदरसों के जद में वो मस्जिदें भी आएंगी, वो कमेटीज़ भी आएंगी, जो मदरसा कमेटीज़ बनी हुई हैं, जो मस्जिद कमेटीज़ बनी हुई हैं, उन सब की भी छानबीन तो की ही जाएगी। मनी ट्रेल को एग्ज़ामिन किया जाएगा कि इनके पास जो फंडिंग आ रही है वो कहाँ से आ रही है, जो इनको फंडिंग कर रहा है उसका लिंक कहाँ से है, और उसका सोर्स ट्रेस किया जाएगा, इनका ऑडिट किया जाएगा, इनका जो सिलेबस है उसको एग्जामिन किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि क्या ये पूर्व में किसी भी प्रकार के कोई अवैध धंधों में लिप्त रहे हैं क्या। जो इमाम यहाँ पर आ रहे हैं या जो शिक्षक जो लगाए जा रहे हैं वहाँ पर, वो उनका क्या बैकग्राउंड है, सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म उनकी जानकारी ली जाएगी और जानकारी लेके जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी पाई जाएगी वो मदरसा ना केवल बंद किया जाएगा, उनके जो शिक्षक हैं और उनकी जो कमेटीज़ है उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और कार्रवाई करने के साथ साथ उनके ऊपर बैन भी लगाया जाएगा, जो कि लाइफ बैन तक हो सकता है। किस चीज़ के लिए? कि वो आगे से कभी मदरसा ऑपरेट नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे क्या इसकी कानूनी शक्तियाँ हैं? जी, कानूनी शक्तियाँ तो है। किसी भी अवैध कार्य के बारे में जानकारी करने के लिए सरकार के पास पूरी शक्तियाँ हैं, विशेषकर जब वो मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो। और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ किस तरह से आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर कैसे लोग आते थे, मदरसों में रहते थे, मदरसों से इधर उधर डिस्पर्स होते थे, मस्जिदों में रहते थे, मस्जिदों से इधर उधर डिस्पर्स होते थे, फिर उनको जो है एक ऐसी सूटेबल जगह पे पहुंचाया जाता था जहां मदरसों का नेटवर्क होता था, फिर वहां पर उनको खपाया जाता था, वहां से उनका जो लेबर है उसको सप्लाई किया जाता था। ये सारे काम जो है वो इसी नेटवर्क के माध्यम से होते थे। यह नेटवर्क ध्वस्त होगा और इस नेटवर्क के ध्वस्त होने के बड़े गंभीर मायने हैं, गंभीर मायने हैं हमारे भाईजान लोगों के लिए, और बड़ी एक सुखद स्थिति है हमारे देश के लिए। क्यों? जैसा फरहाद हकीम ने कहा था, याद कीजिए, फरहाद हकीम ने पाकिस्तान के अपने मित्रों को ले जाकर दिखाया था एक क्षेत्र, खिदरपुर का क्षेत्र था, और वो कहा था खिदरपुर गार्डन रीच का, और ये कहा था कि ये मिनी पाकिस्तान है। ये बात उसने व्यंग में नहीं कही थी, ये बात उसने पूरी गंभीरता से कही थी।
न केवल गंभीरता से कही थी, एक प्रकार से उसने ये बात जो थी वो बड़े ही अहंकार के साथ कही थी, फख्र के साथ कही थी। ये बताना चाहता था कि देख भाई, हम अलग भले हो गए, हम हिंदुस्तान में भले हो गए, लेकिन हमारा मकसद जो है वो वही है जो तेरा मकसद है, और वो मकसद है पाकिस्तान बनाना। पाकिस्तान बनाने का सीधा सीधा अर्थ है कि हम जो है यहाँ पर एक ऐसी खेप तैयार कर रहे हैं जो पूरी तरह से भारत के राष्ट्र से अलग है। कहने को वो भारतीय है, कहने को उनका पासपोर्ट भारतीय है, कहने को उनका आधार कार्ड भारतीय है, लेकिन दिल से दिमाग से, दिल से दिमाग से, आइडियोलॉजी से, चेहरे मोहरे से वो पूरी तरह से राष्ट्र से अलग है। और उनका उपयोग जब कभी होगा तब हम उनको कर सकेंगे। ग़ज़वा-ए हिंद के लिए, वैसे लोग ग़ज़वा-ए हिंद कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि भैया ये दारुल खिलाफा की बात है कि दारुल खिलाफा दोबारा मुकम्मल करनी है। और दारुल खिलाफा क्या होती है? दारुल खिलाफा वो होती है जहाँ कभी भी इस्लामी हुकूमत रह चुकी हो, उसको कहते हैं दारुल खिलाफा। और दारुल खिलाफा को वापस रिक्लेम करना, वापस उसके ऊपर कब्ज़ा करना, ये एक सवाब का काम है, बड़ी किताब का, छोटी किताब का हुक्म है। तो इसके ऊपर पलीता लगा दिया शुभेंदु अधिकारी ने। मॉडल जो है वो उत्तर प्रदेश वाला ही है, लेकिन ये थोड़ा और आगे जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो अवैध बांग्लादेशियों का मामला बीच में आ जाने से इसमें NIA इत्यादि भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो और भी गंभीर होगा। योगी जी ने तो मदरसे मस्जिदें उगने बंद कर दिए पूरे नेपाल बॉर्डर पे। उनके पास तो नेपाल बॉर्डर ही है, नेपाल बॉर्डर पे सारे उगने बंद हो गए, और जो जितने भी अवैध पाए गए वो सब ख़त्म कर दिए गए। तो शुभेंदु अधिकारी ने ये बड़ा काम किया। दूसरा बड़ा काम ये किया कि भाई एक्साइज़ का बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा गया। और वो एक्साइज़ का घोटाला क्या है, अब ये बता दें आपको कि एक्साइज़ जो है पॉलिसी वो 2017 में ममता बनर्जी ने बदली, और ममता बनर्जी ने वो एक्साइज़ पॉलिसी बदल के उसकी स्थिति इस प्रकार के लिए आई कि कह के साहब हजारों करोड़ की आमदनी जो थी वो अभिषेक बनर्जी को जाती थी। एक्साइज़ रेवेन्यू की अगर बात करें तो एक्साइज़ रेवेन्यू पश्चिम बंगाल का 2025-26 का लगभग 22,600 करोड़ है। लेकिन ये जो 22,600 करोड़ है वो 22,600 करोड़ तो रेवेन्यू आता है, और जितना रेवेन्यू आता है उसके हिसाब से पर बॉटल जितनी भी बॉटल बिकती है, अच्छा बॉटल कितनी बिकी, कैसे बिकी, उसका पक्का हिसाब कैसे रहे, इस काम के लिए एक वेस्ट बंगाल बेवरेजेस कॉरपोरेशन बनाया गया। कोई नया मॉडल नहीं है, या राजस्थान में बनाया जा चुका है, राजस्थान में ये बनाया गया था। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि एक्साइज़ की दुकानें कैसे बिकती हैं, एक्साइज़ की दुकानों को जोन्स में बांट दिया जाता है, और अलग अलग जोन्स का फिर ऑक्शन किया जाता है, अलग अलग जोन्स का ऑक्शन किया जाता है। वो जो ऑक्शन मनी है वो सरकार के पास आ जाती है, और उसके पास उस क्षेत्र में जितनी दुकानें जो हैं वो डिनोट की जाती हैं, उसी हिसाब से ऑक्शन होता है कि इस क्षेत्र में इतनी दुकानें हैं, उस दूसरे क्षेत्र में इतनी दुकानें हैं। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ की दुकानें, वहाँ का जो जोन है वो ज़्यादा महंगा बिकता है, और जो हल्की आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ कम बिकता है। इस तरह से होता है। तो मान लीजिए कोलकाता का जो जोन है वो बिकेगा, वो हज़ारों करोड़ में बिकेगा, लेकिन यदि मान लीजिए आपका कोई पुरुलिया का बिकता है तो वो सैकड़ों करोड़ में बिकेगा। इस तरह से होता है। 55 जोन्स में बांट रखा था पश्चिम बंगाल को। भाई साहब ने क्या किया कि बेवरेजेस कॉरपोरेशन बना के, भाई साहब मतलब ममता दीदी के अंतर्गत सारा काम जो है तो अभिषेक बनर्जी करते थे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई साहब। उन्होंने क्या किया कि बेवरेजेस कॉरपोरेशन एक बनाया, बेवरेजेस कॉरपोरेशन बना के सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेवरेजेस कॉरपोरेशन करेगा, और वो मैन्युफैक्चरर्स से उठाएगा और होलसेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसकी क्या ज़रूरत थी बीच में लाने की? इसकी ज़रूरत ये थी कि इससे अकाउंटिंग बड़ी आसान हो गई। पर बॉटल लेवी, पर बॉटल क्या, पर क्रेट, एक क्रेट में मेरे ख्याल से 30 बॉटल्स आती हैं, कितनी आती हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। तो पर क्रेट की लेवी बॉटलर से, यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो देगा, और फिर होलसेलर भी देगा। वो जो है वो ऊपर की कमाई।
क्योंकि अलग अलग लोग जो है कई कई फैंटास्टिक फिगर्स देते हैं लोग। किसी ने तो कह दिया कि साहब 1 लाख करोड़, अरे भाई जिससे 22,600 करोड़ रुपए आता है वो 1 लाख करोड़ रुपए की रिश्वत नहीं हो सकती उसमें भाई, कितना भी हो जाए। एक तरफ हमारा जो है वो सिसोदिया मॉडल भी है, वो थोड़ा अलग तरीके का है, लेकिन आप यहाँ देखिए आप कि ये मॉडल जो है वो पूरा होगा ही करने के लिए कितना बढ़िया है। तो कुछ का कहना है कि 500 से 1000 करोड़ रुपए महीने ये अभिषेक बनर्जी के पास इधर से जाता था। वो जो पॉलिसी चेंज किया गया और उसके बाद ये सब जो कुछ हुआ, इसमें जो भी अनियमितताएं है उसको करने के लिए भी शुभेंदु अधिकारी ने आदेश दे दिए और ये सुई भी अभिषेक बनर्जी तक जाती है। यानी स्वच्छता अभियान शुभेंदु अधिकारी का पूरी तरह से जारी है और रोज वो इसमें नया नया कोई अध्याय जोड़ते जाते हैं। हमें तो इससे प्रसन्नता ही होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।